हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर 10 DLF मॉल। विजय को एक नोटिफिकेशन आया था, 4,30,000। विजय के दिल की धड़कन रुक गई। अगर यह पहले की बात होती तो उसे नहीं पता था कि वह अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इतना पैसा बचा सकता था या नहीं। क्या मुझे अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए? अपने पहने हुए घटिया कपड़ों को देखते हुए उसने सोचा। उसने अपने हाथ में पुराना फोन और पैरों में फटे जूतों को भी देखा। उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, यह इतने भी जरूरी नहीं है। 4,30,000 ज्यादा नहीं होते और मैं इन्हें कुछ जरूरी चीजों पर खर्च करना पसंद करूंगा, जैसे कि औषधीय जड़ी बूटियां। अगर मैं जल्द ही ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल पर पहुंच गया तो मैं जादू टोना करना भी शुरू कर सकता हूं। कपड़े और अन्य सामान सब मुंह माया हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर मुझे आनंद अंकल के लिए कुछ खरीदना चाहिए। फिर उसे अचानक मिस राधिका की कही बात याद आ गई, एक प्रेमिका के बारे में। विजय ने आह भरी। उसके दिमाग में एक छाया दिखाई दी। वो एक पोनीटेल वाली लड़की थी जो सुंदर, प्यारी और कोमल लग रही थी, और जब वो हंसती तो उसके गालों पर 2 प्यारे डिंपल दिखाई पड़ते। इस लड़की का नाम लावण्या था। वो उसकी पहली क्रश और गर्लफ्रेंड थी। स्कूल टाइम में वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, हालांकि बाद में उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। वह व्यक्ति तनवीर था, जो मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। इसी चक्कर में विजय का तनवीर से झगड़ा हुआ था और बाद में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। असल में इस झगड़े की शुरुआत पहले तनवीर ने की थी। उसी ने पहले विजय को मुक्का मारा था, लेकिन वो प्रिंसिपल का बेटा था, इसलिए सभी ने उसे ही ठीक समझा और सारा ब्लेम विजय पर लगाकर स्कूल से निकलवा दिया। स्कूल छोड़ने और समय से पहले समाज में प्रवेश करने के बाद विजय ने गरीबी के कगार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। उसने फिर कभी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। अब जब राधिका ने इसका जिक्र किया था तो उसकी यादें ताज़ा हो गई थी। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान में सहाना पर चला गया। उसका सुंदर चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वो अपनी बाइक से नीचे उतर गया और एक पैकेज देखने लगा। उस पैकेज पर लिखे एड्रेस को देख उसकी नज़र वहीं अटक गई। लेजर पार्क, हाउस नंबर 7। ये तो मिस सहाना के लिए है। विजय एड्रेस पढ़ते हुए हैरान दिख रहा था, क्योंकि ये एक संयोग ही था। कुछ देर पहले वो मिस सहाना के बारे में ही सोच रहा था। उसने उसे फोन किया और पाया कि वो अभी घर पर ही है। फिर जल्दबाजी में घर नंबर 7 पर चला गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जल्दी ही दरवाजा खोल दिया गया। भीतर से एक सुंदर लड़की दिखाई दी। मिस सहाना। विजय ने अपना सिर नीचे किया और उसे ग्रीट किया। तुम यहाँ हो? मिस सहाना ने दरवाजे का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा। उसकी भौहें हिली और अजीब ढंग से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगी। मैंने इस लड़के को बस कुछ दिनों से नहीं देखा और मुझे क्यों लग रहा है कि यह लड़का बहुत बदल गया है। उसकी आभा अब पूरी तरह से अलग है। अहाना ने मन में ही सोचा। अरे विजय, मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम सुंदर हो गए हो। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसकी आवाज में टोन छिपा हुआ था। विजय शर्माते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ने लगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ मिस अहाना, मैं सच बोल रही हूँ। तुम पहले से बहुत सुंदर लग रहे हो, मिस अहाना ने कहा। अहाना उसकी ओर बढ़ी और अपना सिर झुकाकर उसके चेहरे को करीब से देखने लगी। अहाना जब विजय के करीब आए, वो उसकी सुगंध को महसूस कर सकता था। सच में तुम्हारी स्किन गोरी हो गई है। डोंट टेल मी, राधिका सच कह रही थी। कैसा सच? विजय उलझन में था। ब्यूटी क्रीम, मिस राधिका ने कल मुझे उसके बारे में बताया था। उसने कहा कि उसने तुमसे एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा खरीदा था। उसने कहा कि यह किसी तरह के प्राचीन नुस्खे द्वारा बनाई गई थी। पहले तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे लगता है वो सोच बोल रही थी। ओह, विजय ने जवाब दिया। मिस अहाना जिस मिस राधिका के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मोहन की वाइफ राधिका थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मिस अहाना उनको जानती थी, क्योंकि वो दोनों ही लेजर पार्क में रहती थी। हाँ, मेरे पास एक ऐसी ब्यूटी क्रीम है। मिस राधिका ने भी 10 डिब्बे खरीदे थे, विजय ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उस क्रीम की जरूरत है, क्योंकि आपकी स्किन तो पहले से ही बहुत सुंदर है। मिस अहाना हंस पड़ी। तुम कितने फनी हो विजय। फिर उसने हैरान होते हुए आगे कहा। क्या कहा तुमने? मिस राधिका ने 10 डिब्बे खरीदे। फिर तो ये जरूर कोई अच्छी क्रीम होगी। क्या तुम्हारे पास और भी है? मुझे भी एक बार ट्राई करके देखनी है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं उसे आपको दोपहर में डिलीवर कर दूंगा। कितने पैसे की है? विजय हिचकिचाया। 5,000, लेकिन पहली मुफ्त है। अगर आपको और चाहिए तो मिस अहाना मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब हैरान होने की बारी मिस अहाना की थी। उसकी आकर्षक आंखें चौड़ी चौड़ी होकर खुल गई और अजीब ढंग से विजय को देखने लगीं। उसने सोचा कि विजय उसके साथ मजाक कर रहा था। ये थोड़ा हास्यास्पद था कि घर में बनी ब्यूटी क्रीम के एक डिब्बा 5,000 रुपए का था।
क्या ये लड़का पागल था या वह पागल थी? मिस राधिका, उसने सच में इसे खरीदा था। 5,000 में। मिस अहाना की आवाज़ सूखी थी। हाँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। मिस अहाना ने विजय को बहुत देर तक देखा और फिर वह मुस्कुराए। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दोपहर बाद एक डिब्बे की डिलीवरी कर देना। मैं भी उस ब्यूटी क्रीम के चमत्कार को देखना चाहती हूँ। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। पैकेज देने के बाद विजय ने आनंद अंकल के लिए कुछ सिगरेट और बढ़िया शराब खरीदी। उसने उसे बताया कि वह एक अच्छे आदमी से मिला और उसका कुछ काम करने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए। उसके बाद वो कुछ ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए घर लौटा, जिसके बाद उसने उसे मिस अहाना को दे दिया। विजय फिर अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही दिन के समय डिलीवरी करता और औषधियां बनाता और रात में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ध्यान लगाता। उसने हर दिन आध्यात्मिक तरल की दो बोतलें अवशोषित की और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की रफ्तार को तेज कर दिया। मगर इस तरह शक्तियां बढ़ाने में बहुत खर्चा आता था। आध्यात्मिक तरल की एक बोतल को बनाने के लिए 15,000 रुपये की जड़ी बूटियां लगती थी। इसका मतलब डेली 2 बोतलों का खर्चा 30,000 रुपये का थे। ये पैसे जलाने जैसा था। उसने अन्य औषधि और क्रीमों की एक सूची भी तैयार की थी। उसने पैकेजिंग डिजाइन में सुधार करने का भी सोचा ताकि उनकी मार्केटिंग में कोई कमी ना रहे। लगभग 1 सप्ताह बाद उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। अरे विजय, क्या तुम्हारे पास और हर्बल चाय हैं? मेरे वे दोस्त मुझे हर दिन उस बढ़िया चाय के लिए परेशान करते हैं। मैं लगभग पागल हो जाऊंगा। और उस कामोद्दीपक औषधि को तो बहुत से लोग चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कॉल के बाद विजय लेजर पार्क जाता है। उसने कामोद्दीपक औषधि की 10 बोतलें, वजन घटाने वाली औषधि की 20 बोतलें और ब्यूटी क्रीम के 10 डिब्बे मिस्टर मोहन को दिए। इन सब का अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए हुआ था। अरे विजय, मैंने अपने उन दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया और वो लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? विजय हिचकिचाया। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे सभी दोस्त पॉलिटिशियन और ऑफिसर हैं। यदि तुम उनसे जान पहचान बढ़ा लोगे तो यह फ्यूचर में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। विजय ने इस पर थोड़ी देर सोचा, फिर मान गया। ठीक है, ये तय रहा। मैं कल रात तुमको उनसे मिलाने के लिए लेकर चलूंगा। इट्स ओके विजय, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत तो नहीं, पर फिर भी तुम कल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। अब तो तुम्हारे पास काफी पैसा है तो कुछ पैसे खर्च करने में बुराई नहीं। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। विजय फिर मिस्टर मोहन को कल रात मिलने का बोल वहां से आ जाता है। वो अपनी बाइक पर चलते चलते सोच रहा था, उसने इनसे बेहतर कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी 3 व्हीलर बाइक से डीएलएफ मॉल आ गया था। डीएलएफ मॉल गुड़गांव शहर के सबसे बड़े मॉल्स में से एक था। यहाँ अलग अलग तरह के ब्रांड्स के कपड़े मिलते थे। कुछ ब्रांड्स के कपड़े तो इतने महंगे थे जिन्हें खरीदना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। विजय ने जब मॉल में कदम रखा तो उसको अनगिनत नजरें अजीब तरह से घूरने लगी थी। कुछ नजरें तिरस्कार भरी तो कुछ घृणा भरी थी। उस समय विजय ने एक सफेद शर्ट और एक फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी और उसके जूते भी थोड़े फटे हुए थे और यहाँ तक कि उसके बाल भी गंदे थे। इस तरह के कपड़े पहने वो बहुत गरीब दिख रहा था, क्योंकि पहले पुराने जमाने में लोग इसी तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे जिनको फैशन का ऐप भी नहीं पता होता था। देखो, वो गरीब लड़का कहाँ घुसा जा रहा है। अरे, वो गरीब लड़का डीएलएफ मॉल में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है? अगर वो वहां से कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीदेगा, उसकी पूरे महीने की पगार उसी में चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आसपास के लोग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। विजय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करा और उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चलना जारी रखा। चारों ओर देखते हुए वह एक शॉप में घुस गया। दुकान में खड़ी एक सेल्स गर्ल ने उसे देखा और भौहें सिकुड़ते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया। यहां तक कि उसके तिरस्कार भरे भाव साफ देखे जा सकते थे। इस तरह का गरीब फटीचर लड़का डीएलएफ मॉल में क्या कर रहा है? उस सेल्स गर्ल ने विजय को देख मन ही मन सोचा। विजय को एक बिजनेस सूट को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए देखकर वह तुरंत चिल्लाई, इसे मत छुओ, तुम उस सूट को नहीं खरीद पाओगे। विजय की आंखें गुस्से में छोटी हो गई, लेकिन वो सेल्स गर्ल की बात सुनकर भी नहीं रुका और उस बिजनेस सूट को छूकर देखने लगा। अरे, तुम बहरे हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मत छुओ, क्या तुमने सुना नहीं? ये कपड़े महंगे हैं, अगर ये गंदे हो गए तो क्या तुम इनकी कीमत चुका सकते हो? सेल्स गर्ल गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पास आ गई। विजय ने प्राइस टैग पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, बस 9,000, ये ज्यादा है क्या? ओह, हेलो मिस्टर फटीचर, 9,000 ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी भिखारी जैसी हालत देख लगता नहीं कि तुम इसको छूना भी अफोर्ड कर सकते हो। इस बिजनेस सूट को खरीदने के तो बस सपने देखो। उद्धरण चिन्ह। सेल्स गर्ल ने उसको एक गुस्से भरी नजर से देखा और उस बिजनेस सूट को पकड़ लिया। विजय ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसने फिर ठंडे भाव से कहा, आखिर आजकल के वकस को क्या हो गया है?
जो ये लोग कॉस्ट्यूमर को अटेंड करने की जगह उनके कपड़े देख जज करने लगे। क्या विजय उस सेल्स गर्ल को सबक सिखाएगा या फिर अपनी बेइज्जती सह वहां से चुपचाप निकल जाएगा? आखिर उसके पहले प्यार ने उसे धोखा क्यों दिया? आखिर आगे का सफर कैसा होगा विजय का? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।